हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल में बत्रा मैकेनिकल क्लब में। आज हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के फाइनल फेज के बारे में जानेंगे। जैसा कि मैंने अपनी पिछली दोनों वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, रॉ मटेरियल की कॉस्ट कैसे निकालते हैं और प्रोसेस कॉस्ट कैसे निकालते हैं। वो तो 2 स्टेप थे किसी भी चीज़ की कॉस्ट निकालने के लिए, और अब हम 3rd स्टेप के बारे में आज जानेंगे, जिसको सीखने के बाद आप किसी भी तरह का प्रोडक्ट हो, किसी भी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट हो, उसकी आप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो अपने आप निकाल सकते हैं। दोस्तों, ये जो हमारा 3rd फेज होता है, इसको अदर कॉस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये डिपेंड किस पे करती है, टोटली आपके जो 2 पार्ट जो मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में, रॉ मटेरियल कॉस्ट और आपकी प्रोसेस कॉस्ट, उसके ऊपर ही हमारी अदर कॉस्ट जो होती है वो डिपेंड करती है। इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें सारे अदर फैक्टर्स इफेक्ट जो करते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को किसी भी प्रोडक्ट का, उसके बारे में हमें पता होना ज़रूरी होना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये जो फैक्टर्स होते हैं, ये वो फैक्टर्स होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं। जैसे अगर आप शॉप फ्लोर पे काम कर रहे हो तो शॉप फ्लोर पे आपको फैक्टर नज़र नहीं आएगा, बट इसकी कॉस्ट जो होती है वो इम्पोज्ड होती है जब भी प्रोडक्ट हमारा मैन्युफैक्चर होता है। इसलिए हर ऑपरेशन के ऊपर जो भी टोटल कॉस्ट इम्पोज्ड होती है, उस चीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम किसी चीज़ की जो है फाइनल कॉस्ट जो है उसको निकाल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियोस में अपनी रॉ मटेरियल कॉस्ट के बारे में पूरी डिटेल जानकारी दे चुका हूँ, प्रोसेस कॉस्ट के बारे में डिटेल जानकारी दे चुका हूँ, और अब मैं इसके ऊपर जो अदर कॉस्ट होती है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, जो हमारी अदर कॉस्ट होती है, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के जिनमें हमारी अदर कॉस्ट जो होती है वो आती है। सबसे पहले हमारा होता है जैसे रिजेक्शन कॉस्ट। रिजेक्शन कॉस्ट आप लोगों ने सोचा ही नहीं होगा, ना मैंने फर्स्ट में इस चीज़ के बारे में बताया था, ना मैंने सेकंड में इसके चीज़ के बारे में बताया था, लेकिन ये चीज़ मैन्युफैक्चरिंग में होती है। क्या होती है ये डिटेल में मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी आप एक बार कॉस्ट क्या क्या होती है, अदर फैक्टर्स क्या होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। रिजेक्शन कॉस्ट आती है हमारी, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, प्रॉफिट, टूल अमोर्टाइजेशन कॉस्ट एंड BOP कॉस्ट, ब्रॉट आउट प्रोडक्ट कॉस्ट। ये क्या क्या होती हैं आइए जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारे पास है रिजेक्शन कॉस्ट। देखिए दोस्तों, जब भी हम कोई प्रोडक्ट मास प्रोडक्शन में बनाते हैं, मास प्रोडक्शन आप समझते होंगे जिसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर सामान जो होता है हमारा मैन्युफैक्चर होता है। ठीक है दोस्तों, तो जब भी हम वो चीज़ बनाते हैं तो हमेशा जो हमारा प्रोडक्ट होता है, हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ वेरिएशन आती है। वो वेरिएशन किस वजह से आती है? मे बी कोई फॉल्ट रॉ मटेरियल में आ चुका हो, मे बी कोई फॉल्ट हमारी मशीन में हो, मे बी कोई फॉल्ट जब हम पार्ट को मशीन में लगा रहे हैं तब आ जाता है, मे बी पार्ट मशीन से निकलने के बाद नीचे गिर गया उसकी वजह से आ जाता है। किसी भी वजह से 1 से 1.5%, 2%, 3% जो होता है, कुछ ना कुछ वेरिएशन जो है वो मटेरियल के अंदर आ जाती है। हमेशा मटेरियल जो होता है वो एज इट इज सेम टू सेम नहीं बन पाता किसी भी मशीन के ऊपर। CNC या NC मशीन्स होती है वो थोड़ा अलग हो जाती हैं, लेकिन बाकियों के अंदर किसी में डाई ढीली हो जाती है, किसी में वर्कर पीस को ज़्यादा जोर से लगा देता है, किसी में थोड़ा सा ढीला लगा देता है। तो किसी भी तरह करके मतलब हमें 100% एक्यूरेसी नहीं मिल सकती, उसके चांस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो दोस्तों, कुछ ना कुछ पार्ट्स जो होते हैं हमारे वो रिजेक्शन में आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ परसेंटेज रख के चलते हैं, मान के चलते हैं कि अगर हमने 100 पीस बनाए हैं तो उसमें से हम 99 पीसीस को ही ओके मान के चलते हैं। 1% हम जो कॉस्ट है वो मान के चलते हैं कि कुछ ना कुछ रिजेक्शन में निकल जाएगा, तो हम 1% जो है वो रिजेक्शन मान के चलते हैं, ताकि वो कॉस्ट भी हम कॉस्टिंग के अंदर जोड़ते हैं, ताकि वो कॉस्ट जो है हमें ना पड़े। ठीक है ना, वो कॉस्ट जो है जो हमसे ले रहा है, हम जिसके लिए माल बना रहे हैं, जिसके लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, वही ये कॉस्ट जो है वो बियर करे, क्योंकि जब हम प्रोडक्शन उसके लिए कर रहे हैं तो रिजेक्शन भी थोड़ा बहुत जो है वो उसके ऊपर डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके। इसके बाद आता है ओवरहेड कॉस्ट। अब आप सोचोगे ओवरहेड कॉस्ट क्या होती है? दोस्तों, ये वो कॉस्ट होती है जो, जैसा कि मैंने आपको बताया, लाइन में हमें दिखती नहीं है, लेकिन ये चीज़ होती है। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी हम किसी बिजनेस को चलाते हैं तो उसके ऊपर होती है, लाइक रेंट से लेके एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट से लेके मार्केटिंग कॉस्ट के ऊपर। हमने मार्केटिंग की तो बात करी नहीं, ना प्रोसेस कॉस्ट में ना रॉ मटेरियल कॉस्ट के अंदर। रेंट भी हमने जो लिया है वो सिर्फ उसी जगह का कैलकुलेट करा था जहाँ पे हमने मशीन को लगा रखा है, और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट तो हमने अब तक देखी नहीं है। तो सारी कॉस्ट जो होती है ओवरहेड कॉस्ट के अंदर आती है। जैसे जिस एरिया के ऊपर कंपनी लगी हुई है, उस कंपनी की जगह का रेंट,
स्टाफ, ज़रूरी नहीं स्टाफ सिर्फ लाइन के ऊपर लगा होता है, स्टाफ आपका परचेज डिपार्टमेंट में भी होता है, अकाउंट डिपार्टमेंट में भी होता है, R&D डिपार्टमेंट में भी होता है। तो ये अपना क्या कहते हैं, सफाई का स्टाफ भी होता है, गार्डन स्टाफ होता है। तो इन सबको भी तो सैलरी तो देनी है ना। इसके बाद लाइबिलिटीज़ होती हैं बहुत सारी, इंश्योरेंस कॉस्ट होती है, इंश्योरेंस भी तो करवाते हैं हम, ठीक है ना। यूटिलिटीज़ होती हैं, लाइक वॉशरूम्स होते हैं, पीने का पानी होता है, अकाउंटिंग कॉस्ट होगी, टेलीफोन्स के बिल्स होते हैं आपके, ऑफिस सप्लाई होगी, अगर हम अपनी कंपनी की एडवर्टाइजिंग करते हैं, प्रोडक्ट की प्रमोशन करते हैं, वो सारा कुछ किस में आ जाता है, ओवरहेड कॉस्ट के अंदर। ये सबसे ज़्यादा जो होती है इफ़ेक्ट करती है हमारी जो हमारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा उसकी कॉस्ट को। इसको 15% मान के चला जाता है। टोटल प्रोसेस कॉस्ट के ऊपर हम लेके चलते हैं इसको 15%, 15 to 20 जितना कंपनी के अकॉर्डिंगली रखा जाता है, पर एक एवरेजली हम इसको 15% मान के चलते हैं दोस्तों। इसके बाद हमारी आती है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। दोस्तों देखो, जब भी हम कुछ भी प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है ना, तो आज हमने बनाया और आज ही हम कस्टमर को तो नहीं दे सकते ना। हम एक दिन का अपने पास स्टॉक रख के चलते हैं कि बाय चांस हमारी मशीन ख़राब हो जाती है, हमारा रॉ मटेरियल पीछे से नहीं आ रहा, या बाय द वे किसी भी वजह से हमारा प्रोडक्ट जो है नहीं बन पा रहा टाइम टू टाइम, तो उसके लिए हम 24 घंटे की कम से कम इन्वेंट्री अपने पास स्टोर रखते हैं। मतलब बना हुआ माल जो हमने अभी सोल्ड नहीं करा है, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि अगर कुछ हमारे एंड पे कोई गड़बड़ आती है तो हम 24 घंटे तक अपनी कस्टमर को माल देते रहेंगे, ताकि उसकी लाइन जो है वो बंद ना हो, हमारी लाइन बंद होने की वजह से। नहीं तो इसकी पेनल्टी जो है कस्टमर हमारे ऊपर ही डाल देता है, प्लस एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है कस्टमर के ऊपर कि ये जो है हमें माल टाइमली सप्लाई नहीं कर रहे। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम एक अलग से जगह रखते हैं, अपने पास अलग जगह होती है जिसमें हम इन्वेंट्री को स्टोर कर देते हैं। तो दोस्तों उस मटेरियल को जब हम स्टोर करते हैं तो मे बी कुछ मटेरियल उसमें भी डैमेज हो जाते हैं, वहाँ की जगह का रेंट भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो सारी चीज़ों को मिला के हम क्या कह देते हैं, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। इसको भी हम 1% मान के चलते हैं, जो टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट होती है उसके ऊपर लगा लेते हैं इसको। उसके बाद दोस्तों प्रॉफिट। अब प्रॉफिट भी, हम इतना काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमें मार्जिन अमाउंट भी तो चाहिए होगा ना। तो जब प्रोडक्ट बन जाता है और हम सारा जितना हमारा एक्सपेंसेस है सब निकाल देते हैं, उसके बाद जो हमें बचता है वो हमारी जो इनकम होती है उसको प्रॉफिट कहा जाता है। ये हम टोटल रॉ मटेरियल प्लस प्रोसेस कॉस्ट के ऊपर 6% रखते हैं अपना, ताकि 6% एक नॉमिनल अमाउंट होता है। बाकी जिस इंडस्ट्री का कंपटीशन कम होता है वो अपना प्रॉफिट ज़्यादा रखता है। बाकी लाइबिलिटी जो होता है 6% to 10% ही रखा जाता है। उसके बाद दोस्तों टूल अमोर्टाइजेशन कॉस्ट होती है। टूल अमोर्टाइजेशन कॉस्ट क्या होती है, जैसे हम ड्रिलिंग कर रहे हैं, ड्रिलिंग करने के लिए हम ड्रिलिंग जिग का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हम ड्रिलिंग फिक्सचर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब ये मान के चलो एक फिक्सचर जो होता है या एक गेज जो होता है वो लगभग 2 लाख पीस जो होते हैं वो आराम से निकाल सकता है। और उसके बाद हम मानते हैं कि इसका सरफेस घिस चुका है और सही वो नहीं दे रहा, तो उस टूलिंग कॉस्ट जो होती है वो, जैसे हमने नॉर्मली क्या करते हैं, हम 2 लाख मान के चलते हैं कि एक फिक्सचर जो होता है या एक जिग जो होता है 2 लाख पीसीस तक एकदम सही काम करता है। उसके बाद उसका जो सरफेस है वो घिस जाता है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो 2 लाख पीसीस के हिसाब से हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये जो टूल अमोर्टाइजेशन कॉस्ट जो होती है ऑटोमेटिकली निकल के आती है, जितना हमारा टूल यूज़ हो रहा है, जितने हम प्रोडक्शन निकाल रहे हैं उसके हिसाब से होती है। इसकी कोई परसेंटेज जो होती है अलग से फिक्स नहीं हो पाती, ये पीसीस के ऊपर डिपेंड करता है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। उसका दोस्तों बीओपी कॉस्ट होती है। बीओपी क्या होती है, ब्रॉट आउट पार्ट होता है। अगर हम कुछ पार्ट बना रहे हैं और उसके अंदर कुछ लगा के दे रहे हैं, जैसे कोई नट लगा के दे रहे हैं, बोल्ट लगा के दे रहे हैं, लेकिन उस नट या बोल्ट को हम बाहर से परचेस कर रहे हैं, तो ब्रॉट आउट पार्ट जो होता है उसकी कॉस्ट भी कॉस्टिंग शीट के अंदर ऐड कर दी जाती है। जितने का अमाउंट हमें पीछे से मिलता है उतना ही अमाउंट हम क्या कर देते हैं, कॉस्टिंग शीट के अंदर ऐड कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ए पे दिखा रखा है नेट रॉ मटेरियल कॉस्ट, ठीक है दोस्तों। ये मैं आपको ऊपर बता चुका था, मतलब जब हमने रॉ मटेरियल कॉस्ट निकाली थी शीट में, वो हमारी रॉ मटेरियल कॉस्ट ये लिखी हुई है। यहाँ पे A प्लस बी लिखा हुआ है सबसे ऊपर, इसको आप निगलेक्ट कर देना, ये ए कुछ नहीं है यहाँ पे। उसके बाद बी पे दे रखा है प्रोसेस कॉस्ट। प्रोसेस कॉस्ट भी हमने सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो उसे 1.4983 जो भी आया था। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होता है, ए और बी को हमने प्लस कर दिया, रॉ मटेरियल और प्रोसेस कॉस्ट को हमने प्लस कर दिया, तो हमारे पास सी कॉस्ट निकल आई 12.59।
अब इसके बाद हमने रिजेक्शन कॉस्ट निकाला 1%। 1% किसके ऊपर निकाला हमने? नेट रॉ मटेरियल कॉस्ट के ऊपर निकाला, ये ना टोटल के ऊपर निकाला, तो 0.13 आ गया ये। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने क्या निकाला? इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट किस पे? रॉ मटेरियल पे 1%, तो 11.9 के ऊपर निकाला तो 0.11 आ चुका है। उसके बाद इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट भी, इन्वेंट्री तो हो गया। उसके बाद हमारा ओवरहेड कॉस्ट है दोस्तों, ओवरहेड 15% किस पे लिया हमने? प्रोसेस कॉस्ट के ऊपर। तो ये जो हमारा 1.4983 है, इसके ऊपर हमने 15% निकाला तो 0.22 आ गया। उसके बाद प्रॉफिट हमने 6% लिया रॉ मटेरियल प्लस प्रोसेस कॉस्ट के ऊपर, मतलब जो हमारा 12.59 है टोटल कॉस्ट, उसके ऊपर हमने 6% निकाल दिया, 0.76 आ गया। उसके बाद दोस्तों टूल अमोर्टाइजेशन कॉस्ट, अगर हमारी टूलिंग की टोटल कॉस्ट आई है, ये हमारी आई है कितनी आई है? 1.5 लाख रुपए। ठीक है दोस्तों, और कितने पे लेते हैं हम? 2 लाख रुपीस के, 2 लाख पीसीस पे लेके चलते हैं। तो जब इसको आपस में डिवाइड करते हैं तो 0.75 पर पीस के ऊपर हमारी टूल अमोर्टाइजेशन कॉस्ट आई है। उसके बाद जैसे हमने अब तक कोई बीओपी लगाया ही नहीं है, अगर हम इसमें कोई बीओपी लगा देते, जैसे बीओपी मैंने राउंड नट का आपको एग्जांपल दे रखा है, नहीं लगाया तो यहाँ पे 0 आ गया। और जब हम सब चीज़ों को प्लस कर देते हैं तो मेरी टोटल कॉस्ट जो आती है वो आती है 14 रुपये 56 पैसे, जो कि इसके बाद जो भी लगेगा जीएसटी वगैरह वो सब अलग हो जाता है। ये कॉस्ट जो है इसके ऊपर टैक्स वगैरह प्लस करके इसके बाद वो कॉस्ट जो है मैं कस्टमर को देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसी आपको वीडियोस बहुत आगे मिलेंगी जो आपको इंडस्ट्रीज़ में इंटरव्यूज़ को क्रैक करने के लिए और अपनी भी नॉलेज बढ़ाने के लिए बहुत हेल्पफुल हो।